11 साल पूरे हो गए और इन 11 सालों में देश खुशहाल हुआ या देश बेहाल हो गया। आज बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल पूरे कर लिए और इन 11 सालों में आपको क्या लगता है? दो सवाल मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले छोड़ रहा हूं। इन दो सवालों के उत्तर आप दीजिए, उसके बाद में इस खबर पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल ये कि क्या इन 11 सालों में आप ये मानते हैं कि मोदी जी वो पास हुए या फेल हो गए? अगर पास हुए तो 10 में से कितने नंबर आप देंगे? और अगर फेल हो गए बतौर प्रधानमंत्री तो 10 में से तब आप उनको कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर, 10 में से 6, 5, 4, 3, 2 कितने? दूसरा सवाल, क्या आप चाहते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से 2029 में वापसी करें, फिर से प्रधानमंत्री बने, या 2029 में बहुत हो गया नरेंद्र मोदी जी का राज काज, अब उनको विदा करिए, उनको वापसी भेजिए और अब कोई नया प्रधानमंत्री बने, राहुल गांधी बने या किसी और को आप देखना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने? इन दोनों सवालों के उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए मुझे। अब जरा शुरुआत करते हैं मोदी जी के 11 साल की। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और बाकी अन्य पार्टियों की तरफ से या मोदी जी के जो विरोधी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 11 साल में देश बेहाल हो गया, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग वो कह रहे हैं कि 11 साल बेमिसाल। आईटी सेल ने पूरा जोर लगाया हुआ है कि 11 साल बेमिसाल, इस हैशटैग को नंबर 1 बना दे। अब मोदी जी की क्या क्या कामयाबी रही है, क्या क्या उनकी नाकामी रही है, इस सब पर बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जब मैं सर्च कर रहा था इस खबर के बारे में, कुछ चीज़ें निकाल रहा था, कुछ चीज़ें देख रहा था, एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी, बड़ी घटिया लगी, और मुझे लगता है कि सबसे पहले जरा उसी पर बात हो जाए, फिर उसके बाद में कामयाबी और फेलियर इन सब पर बात करेंगे। एक मोदी जी के कोई भक्त है, आईटी सेल के, हो सकता है कि कोई ट्रोल हो, मैं नहीं जानता कि ये असलियत में है या फिर ट्रोल है कोई 2-2 रुपए वाले। इन्होंने, अक्षय नाम है इनका, और इनकी जो ट्विटर आईडी है वो आप देख सकते हैं, इनकी ट्विटर आईडी। इन्होंने लिखा है कि इसे भी हाईवे पर लेकर जाओ, और हंसने वाली इमोजी लगाई है और नीचे हैशटैग लगाया है 11 साल बेमिसाल। अब जाहिर सी बात है इस हैशटैग को इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रिया सनेत के बारे में, कांग्रेस की प्रवक्ता के बारे में इतनी घटिया बात कह रहे हैं, तो बीजेपी के कोई ना कोई समर्थक हैं ये। आप सोचिए जरा, इस सोच को देखिए, क्या 11 साल पहले इस तरह की राजनीतिक सोच थी आपस में? एक पार्टी को लेकर के इतनी घिनौनी सोच, ये हाईवे पर लेकर के जाओ, इसका मतलब आप सब जानते होंगे, भाजपा की एक नेता की वीडियो वायरल हुई, वो हाईवे पर एक महिला के साथ में सेक्स करते हुए पकड़ा गया, और अब आप सुप्रिया सनेत को लेकर के ये बात कह रहे हैं। हम कामयाबी पर, फेलियर पर बात कर सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी डिबेट हो सकती है, बहुत लंबी चौड़ी बात हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, लेकिन आप ये बताइए इस घिनौनी सोच पर क्या रिसर्च करेंगे? इस वैश्यपने पर क्या रिसर्च करेंगे आप किस प्रकार से एक महिला के लिए बात बोल सकते हैं? क्या आपके घर परिवार में महिलाएं नहीं हैं? क्या आपके घर परिवार में औरतें नहीं हैं? क्या आप उनके लिए भी ऐसी बात कहेंगे, उनके लिए भी ऐसी सोच रखेंगे? और क्या 11 साल पहले इतनी नफरत, इस तरह की बातें राजनीति में एक दूसरे के प्रति थी क्या? यह सवाल भी आपके लिए है। या फिर आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा नफरत थी, या आपको लगता है कि नहीं, इसी प्रकार की नफरत थी और उसको खाद बीज डाल करके आज पूरी तरह से एक ऐसा रूप दे दिया गया है कि कोई किसी के लिए कुछ भी बोल सकता है। खैर, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है 11 साल को लेकर के, और कांग्रेस ने कहा है जुमलेबाजी के 11 साल। और जुमलेबाजी के 11 साल में कांग्रेस क्या क्या जुमले गिनवा रही है वो देखिए। 100 दिनों में विदेश से काला धन ला करके दूंगा, कांग्रेस कह रही नहीं हो पाया। 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, कांग्रेस कह रही नहीं हो पाया। 2022 तक सबको पक्का मकान दूंगा, कांग्रेस कह रही नहीं हो पाया। 2022 तक हर गांव में इंटरनेट पहुंचा दूंगा, क्या हो पाया? सबको 15 लाख दूंगा, ये तो मैं कह सकता हूं क्योंकि मुझे भी नहीं मिले हैं, नहीं हो पाया।
2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलाऊंगा। मैं भी नहीं बैठा हूं, मैंने भी बुलेट ट्रेन नहीं देखी है। राजस्थान में 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। क्या राजस्थान के हमारे दर्शकों को मिल रहा है? 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दूंगा। मुझे लगता है कि नहीं हो पाया। हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है, लेकिन मोदी जी कहते हैं चाय बेच रहे हैं, पकोड़े बेच रहे हैं, नाली के गैस से चाय बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बनवा देते हैं वो। सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा दूंगा। 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त कर दूंगा। 2022 तक भारतीयों को शौचालय दूंगा, सभी हर भारतीयों को। पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर दूंगा। यह तो मैं भी इस्तेमाल करता हूं। पेट्रोल डीजल की कीमतें कांग्रेस के राज में 60-70 रुपए थी और आज 100 रुपए है। तो हम देख रहे हैं हर 1 लीटर पर 40 रुपए एक्स्ट्रा मैं अपनी जेब से जरूर दे रहा हूं। आप लोग भी दे ही रहे होंगे, क्योंकि आप भी भारत में ही रहे, भारत का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं। भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत में लेकर के आऊंगा। नीरव मोदी, छोटा मेहुल भाई, ये सारे आप जानते हैं ना, विजय माल्या, ललित मोदी। 2022 तक हर भारतीयों को 24 घंटे बिजली दूंगा। 2022 तक ट्रेन दुर्घटना में किसी की जान नहीं जाने दूंगा। ये तो खैर नहीं हो पाया। मोदी जी के राज में तो रिकॉर्ड टूट गया। मां गंगा को पूरी तरह से साफ कर दूंगा। अभी हमने देखा महाकुंभ में क्या हालत थी। आचमन के लिए भी पानी लायक नहीं था, ये कहा गया। 2022 तक 5 ट्रिलियन की डॉलर की अर्थव्यवस्था बना दूंगा। अभी सरकार कह रही है कि हमने 4 ट्रिलियन की बना दिया है, हालांकि उसको लेकर के डिबेट हो रही है। 2022 तक बुलेट ट्रेन चलवा दूंगा। सबके अच्छे दिन लाऊंगा। आए क्या? तो आप लोग बताइए कि कितने इसमें से कांग्रेस की तरफ से जो पूछा गया, दावा किया गया, उसमें कितना हो पाया है और कितना नहीं। अब देखिए, जो दोनों तरफ से आईटी सेल से जो दावा किया जा रहा है उस पर थोड़ी बात करते हैं। 11 साल में देश बेहाल, ये कांग्रेस विद कांग्रेस, एक कांग्रेस के समर्थन में कोई आईटी सेल है उसकी तरफ से लिखा गया है कि कोरोना में मोदी के राज में बड़ी फेलियर थी। आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, उससे पहले भी कई हुए। मणिपुर दंगा, मणिपुर में हिंसा लगातार पनपती रही और आखिरकार वहां पर इस्तीफा लेना पड़ा, राष्ट्रपति शासन लगा। भारत की जमीन पर चीन के गांव हैं। एक और जो है उन्होंने ट्वीट किया कि 11 साल में 11 बड़ी विफलताएं हैं। फेल्ड जो है वो फॉरेन पॉलिसी, जीएसटी पर फेल हो गए, फेल्ड डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी पर फेल हो गए, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा, टेरर अटैक, नो बुलेट ट्रेन, नो नेम चेंजिंग, फिर उसके बाद में फेल्ड सो स्मार्ट सिटी, मोब लिंचिंग, जीरो प्रेस कॉन्फ्रेंस और कोरोना मैनेजमेंट। तो इस तरह की चीज़ें जो है कही जा रही हैं। अब इसके बाद में देखिए आज मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने खुद से ट्वीट किया। आज वडोदरा में, गुजरात में थे। उन्होंने कहा कि 26 मई यानी आज ही के दिन 2014 में पहली बार मैंने गुजरात सहित देश के कोटि कोटि जनों के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इन वर्षों में देश ने जो फैसले किए हैं वो अकल्पनीय और अभूतपूर्व हैं। आज 26 मई का दिन है। साल 2014 में आज के ही दिन पहली बार मैंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। तिरंगा चाहिए। गुजरात के आप सभी के लोगों ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया और बाद में देश के कोटि कोटि जनों ने भी मुझे आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। अब देखिए, मोदी जी के जो समर्थक हैं या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं आजाद देश के जो 25 साल से लगातार पावर में है। 13 साल वो बतौर मुख्यमंत्री रहे और 11 साल अब प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी अपने आप को विक्टिम के तरीके से पेश करते हैं।
मुझे 99 गाली दी, मेरे को किसी ने नाली का कीड़ा कहा, मेरे को किसी ने ये कहा, मेरे को वो कहा, पूरी फहरिस्त लेकर के घूमते। आप सोचिए कि जो शख्स 25 साल से कुर्सी पर है और 25 साल से कुर्सी पर होने के बाद भी अगर अपने आप को विक्टिम ही बताते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। फिर मतलब आम आदमी की हालत क्या होगी। अगर नरेंद्र मोदी जी 25 साल में अपने आप को सक्षम नहीं कर पाए या 25 साल में ऐसा कोई वातावरण नहीं बना पाए कि उनके बारे में लोगों की, ऐसा नहीं कि राजनीति में सब सिर्फ और सिर्फ बुराई की जाएगी, राजनीति में ऐसे भी नेता हुए हैं जिनको अजात शत्रु कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो राजनीति में अक्रॉस द पार्टी लाइन बहुत फेमस है। नवीन पटनायक अभी हाल में मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी एक ऐसे ही नेता थे, मनमोहन सिंह के नाम पर पूरा देश रोया, तो हमने देखा। लेकिन नरेंद्र मोदी अब क्या ही कहे। अब देखिए एक और ट्विटर हैंडल है, ये कह रही हैं नाम ही काफी है, 11 साल बेमिसाल, 100 शैतान एक चट्टान। अब 100 शैतान कौन कौन है, उसमें विपक्ष के नेता दिखाए हुए हैं और एक चट्टान जिसमें मोदी जी दिखाए हुए हैं। अब ये बात समझ में नहीं आती है कि मोदी जी अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश करते हैं कि हाय बेचारा मर गया, उसने गाली दे दी, इसने गाली दे दी, और भक्त कहते हैं कि नहीं नहीं मोदी तो भगवान है। मोदी जी अपने आप को विक्टिम, पीड़ित बताते हैं और भक्त भगवान बताते हैं। अब कौन सा भगवान होगा जो पीड़ित है, सोचिए जरा इस बात। खैर, अब कुछ टेक्निकल बात कर लेते हैं कि क्या क्या मोदी जी के राज में हुआ है। उससे पहले एक और ट्वीट देख लीजिए। कमल नारायण मिश्रा, उन्होंने एक रील लगाई है, वो छावा फिल्म का एक रील है जो कि जंजीर में जकड़ा मेरा राजा सब पर भारी है। वही विक्टिम वाला काम सिर्फ, मतलब अभी भी राजा जंजीर में जकड़ा हुआ है 25 साल के बाद भी। कमाल है। चलिए, तो कुछ चीजें ऐसी है जो जिन पर बात होनी चाहिए। एक और ट्विटर यूजर चलिए देख लीजिए कि कैसे ना बने मोदी के भक्त, मोदी ने सनातन धर्म का सबसे बड़ा कार्य किया है। इसमें राम मंदिर की रील लगाई गई है। अब क्या वाकई मोदी जी के हिस्से में यही एक काम था या इसी दिन के लिए मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, ये आप लोग तय करिए। अब 11 साल में मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले जो उनको वापसी लेने पड़े। सबसे बड़ा फैसला किसान कानून, कृषि कानून, सबसे बड़ा यू टर्न। करीब 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर 13 महीने तक आंदोलन चला और आखिरकार जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आए उससे पहले मोदी जी टीवी पर आ गए और टीवी पर आकर के कहा कि मैं दिल से माफी मांगना चाहता हूं, खेद प्रकट करता हूं, पवित्र भावना से बनाए गए कानून हम लोगों को समझा नहीं पाए। वो वापसी लिए और उसके बाद में कभी उस तरफ पलट करके देख नहीं पाए। किसान कानून मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी फेलियर कि आप 3 कृषि कानून लेकर के आए और वो भी बिना चर्चा के। उस पर व्यापक संसद में चर्चा नहीं हुई थी। जिस तरीके से वक्फ के नाम पर चर्चा हुई, उसको जेपीसी के पास में भेजा गया, इस तरीके से किसान कानून के ऊपर नहीं हुआ था, क्योंकि तब मोदी जी थे। 303 सीटों वाले प्रधानमंत्री, अब 240 वाले हैं, तो इसलिए कभी नायडू कुछ कहते हैं, कभी नीतीश कुछ कहते हैं, कभी कोई कुछ कह देता है, कभी कोई कुछ कह देता है, इसीलिए भक्त कहते हैं जंजीर में जकड़ा राजा। लेकिन उस वक्त में पूरे देश में सबसे बड़ी आबादी अगर किसी की है तो किसानों की है, मजदूरों की है, और उनके लिए कोई कानून बनाया गया और उनसे चर्चा तक नहीं हुई और बाद में माफी मांग करके वापसी लेना पड़ा। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2015 में राहुल गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी इसके पीछे और इसको भी सरकार ने अध्यादेश को चुपचाप वापसी ले लिया। डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 में सरकार लेकर के आई। संसदीय समिति ने 81 बदलाव जो है वो इसमें सुझाए थे, लेकिन आखिरकार इसको भी अगस्त 2022 में सरकार ने वापसी ले लिया। लेटरल एंट्री भर्ती, इसको भी सरकार ने वापसी लिया, क्योंकि इसके जरिए ये कहा गया कि आरएसएस के लोगों को बैकडोर से सरकार बैठाना चाहती है। अपने आरएसएस के लोगों को, अपने लोगों को वो सरकारी पदों पर बैठाना चाहती है। अगस्त 2024 में बाहरी पेशेवर लोगों के लिए विज्ञापन निकाला गया। आरक्षण और पारदर्शिता पर सवाल उठे और पीएम के निर्देश पर 3 दिन में ही फिर वापसी ले लिया गया। मतलब इसमें एक तरीके से कहा गया कि मोदी जी की जय हो, लेकिन वो वापसी लेना पड़ा था। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल, इसको भी सरकार को वापसी लेना पड़ा। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये यूट्यूबरों पर
लगाम लगाने की कोशिश थी, लेकिन आखिरकार सरकार को वापसी लेना पड़ा क्योंकि 240 का करंट था। अब देखिए, जो मोदी जी अपने फेवर में गिनवाते हैं या उनके भक्त गिनवाते हैं, वो काम कौन कौन से हुए हैं। आर्थिक बदलाव, जिसमें जनधन से डिजिटल इंडिया तक, मोदी जी कहते हैं हमने उन लोगों के खाते खोले जिन लोगों के खाते 75 साल में 70 साल में कभी नहीं खुल पाए थे, उन लोगों के खाते खोले। लेकिन बात यह भी है कि उनके खाते में आया क्या। वो बहुत सारे लोगों ने तो खाते इसीलिए खोले थे कि मोदी जी 15 लाख भिजवाने वाले हैं, तो लोगों ने लाइनों में लग लग करके खाते खुलवाए, और लोगों के खातों में क्या आया। और फिर उसके बाद में बहुत बार ये भी खबरें निकल करके सामने आई कि मिनिमम बैलेंस के नाम पर लोगों से ही पैसा काट लिया गया, ये भी खबरें आई। खैर, जनधन योजना से करोड़ों को बैंकिंग से जोड़ा गया, सरकार दावा करती है। डिजिटल इंडिया से सरकारी सेवाएं ऑनलाइन हुई। मेक इन इंडिया से निर्माण और निवेश को बढ़ावा मिला। सामाजिक कल्याण में उज्ज्वला योजना, जल जीवन और स्वच्छ भारत, ये मोदी जी अपने उपलब्धि के तौर पर गिनवाते हैं। फिर इसके बाद में आगे सरकार की तरफ से कहा गया कि जल जीवन मिशन से हर घर तक नल का पानी पहुंचा है। स्वच्छ भारत मिशन से खुले में शौच की कमी आई है। वैश्विक कूटनीति G20 की अध्यक्षता और दुनिया में भारत, इसमें कहा गया कि 2023 में भारत ने G20 का सफल अध्यक्षता की। वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका मजबूत हुई और पड़ोसी देशों और विश्व शक्तियों के साथ में कूटनीतिक संतुलन बना। लेकिन 2 साल में ही कितना जो है सब कुछ बदल गया। ये 2023 में दावे किए गए थे, 2023 में बातें की गई थी, लेकिन आज जब 2025 में हम खड़े हैं, जब पहलगाम हुआ, तो सोचिए कितने दुनिया के देश थे जो हमारे समर्थन में आए और कितने दुनिया के देश थे जो पाकिस्तान के समर्थन में आए। मैं इस लाइन पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं क्योंकि देश का मसला है, दुख होता है बहुत सारी चीज़ें, इसलिए छोड़ देता हूं। आप लोग खुद बताइए कि क्या वाकई पहलगाम के हमले पर यह दिखा कि मोदी जी वैश्विक स्तर पर बहुत ताकतवर नेता के तौर पर उभर करके सामने आए, या फिर आपके ऊपर छोड़ता हूं। इसके बाद में वंदे भारत और शहरों का आधुनिकीकरण, इसको लेकर के दावा किया गया कि वंदे भारत एक्सप्रेस से तेज और हाईटेक रेल सेवा, स्मार्ट सिटी मिशन से शहरी ढांचे में सुधार और रेलवे स्टेशन और राजमार्गों का आधुनिकीकरण। अब सरकार कहती कि हम वंदे भारत ट्रेन ले आए, लेकिन कई रिपोर्ट ऐसी निकल करके सामने आई कि वंदे भारत ट्रेन समय पर पहुंच पाए, इसके लिए राजधानी ट्रेन, दुरंतो एक्सप्रेस, इन सबको खड़ा कर दिया जाता है ताकि वंदे भारत को जो है वो क्लियर रास्ता मिले। तो ये कोई बात थोड़ी ना हुई। और दूसरी बात ये है कि वंदे भारत का और राजधानी का अगर आप किराया देखें तो आप राजधानी से ज़्यादा किराया वंदे भारत में ले रहे हैं। तो जो वंदे भारत ट्रेन आई, और वंदे भारत ट्रेन की एक अलग, आप ये कहिए कि उसमें एक बहुत बड़ी कमी है, कई बार गाय आगे आई तो आगे का उसकी नाक टूट गई वंदे भारत में। तो ये अपने आप में अलग अलग बातें हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर के ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर वार, सेना को खुले हाथ दिए नए हथियार, तेज निर्णय, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विकास, ये मोदी जी की तरफ से दावे किए गए हैं। सेना को लेकर के, बॉर्डर को लेकर के, आतंकियों पर कार्रवाई को लेकर के, ये मैं आप पर छोड़ता हूं कि इसमें सरकार कितनी कामयाब है या नहीं है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो बहरहाल, जो शुरुआत में 2 सवाल आपसे किए थे, एक बार फिर से वही सवाल, क्या मोदी जी को आप बतौर प्रधानमंत्री 11 साल में फेल मानते हैं या पास मानते हैं? 10 में से कितने नंबर देंगे? दूसरा सवाल, अगली बार यानी 2029 में अगर चुनाव होते हैं, बीच में अगर सरकार गिरी नहीं, तब क्या आप फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे या इस बार राहुल गांधी या किसी अन्य को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।